हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीतिक दर्शन से संबंधित आज एक नए टॉपिक में भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित सभी क्वेश्चनों को हम एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है, यह कथन किसका है? अर्थात इसमें कहा गया है कि राजनीतिक चिंतन जो है, इसका आरंभ, चिंतन का आरंभ जो है यूनानियों से होता है। ये बारकर के द्वारा कहा गया है। एक रूढ़िवादी विचारक हैं बारकर, तो इनके द्वारा ही कहा गया था कि राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। आप देख सकते हैं इसको। प्रोफेसर बारकर के अनुसार राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ यूनानियों से होता है। उसका उद्गम यूनानी मस्तिष्क की शांत और स्पष्ट विवेकशीलता से संबंधित है। इसी प्रकार आधुनिक राजनीतिक विचारक प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन को राजशास्त्र का उद्गम मानते हैं। और निर्मन के शब्दों में यूनानियों की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने राजनीतिक चिंतन का आविष्कार किया। इसी बात को प्रोफेसर मैक्यूवेल ने इस प्रकार लिखा है कि राजनीतिक संबंधों पर विचार की जो धारा यूरोपीय जगत में तथा यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित देशों में बह रही है, उसका प्रारंभ जो है यूनानियों से ही हुआ था। ये मैक्यूवेल के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े, यह कथन किसका है? तो ये हेरोल्ड लास्की के द्वारा कहा गया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। उपयुक्त प्रश्न में पूछा गया कथन लास्की का है। इनका विचार है कि प्रथम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से आर्थिक समानता होनी चाहिए। ये समानता को बहुत महत्व देते हैं, इसीलिए इनमें समानता की बात की गई है कि आर्थिक समानता के अभाव व्यक्तित्व के विकास में बड़ी बाधा है। प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के समान अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार और समानता की बात लास्की के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मनु ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो मनु के द्वारा मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत इसमें दिया गया है। तो आंसर इसका जो है इन तीनों में से एक भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं दिया गया। शायद मनु के द्वारा सभी सिद्धांत दिए गए थे। तो एक्सप्लेनेशन का रीड करते हैं। हाँ, मनु ने मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत दोनों का प्रतिपादन किया था। यानी जो मनु थे, राजा मनु, उनके द्वारा दोनों सिद्धांत दिए गए थे। इसलिए ऑप्शन में जो है दोनों नहीं है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत दोनों का प्रतिपादन किया था। तो उपयुक्त प्रश्न के विकल्प ए और बी दोनों सत्य हैं। मनुस्मृति के अध्याय 9 के श्लोक 294 में कहा गया है कि स्वामी, मंत्री, पूर्व, राष्ट्र, कोष, दंड और मित्र, ये 7 जो है राज्य की प्रकृतियां हैं। इनसे युक्त सभोक्ष राज्य का सप्तांग कहलाता है। इसी प्रकार मनु ने परराष्ट्र संबंधों पर विचार करते हुए 2 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, और ये हैं मंडल सिद्धांत और षड्गुणीय नीति। ये मनु के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करें, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक रूप से भी कभी भी सही नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? ये महात्मा गांधी का विचार है। ठीक है, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता। यह कथन एम के गांधी का है। बात करेंगे, एम के गांधी ने साधन और साध्य की पवित्रता पर विचार करते हुए साधनों की पवित्रता पर अधिक बल दिया है। उनकी मान्यता थी कि गलत साधनों से सही साध्य की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। इसी आधार पर उन्होंने माना कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी विचारों में निम्न में से कौन से संघर्ष प्रमुखता से अव्यक्त नहीं होते? तो इसका आंसर हो जाए गांव और शहर में संघर्ष जो है प्रमुखता से अव्यक्त नहीं होते। आप देख सकते हैं महात्मा गांधी विचारों में गांव और शहर के मध्य जो संघर्ष है उसको प्रमुखता से अव्यक्त नहीं होते हैं। क्रय और पूंजी में संघर्ष के समाधान के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, काश्तकार और भूमि स्वामी तथा ब्राह्मण और दलित संघर्ष के निराकरण के लिए क्रमशः कृषक संगठन और अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन गठित किया गया था। इसके अतिरिक्त गाँव एवं शहर के मध्य संघर्ष का उल्लेख गांधीवादी विचारधारा में नहीं मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रीय सभ्यता के लिए खतरा है, किसने कहा था? राष्ट्रीयता जो है सभ्यता के लिए खतरा है, किसने कहा था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि राष्ट्रीयता जो है सभ्यता के लिए खतरा है। यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्यों कहा था, तो इस एक्सप्लेनेशन इसका रीड करते हैं। राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है, यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। रविन्द्रनाथ टैगोर की विचारधारा में विश्व बंधुत्व का तत्व गहरे से समाया हुआ था। उनका मानवतावाद सीमाहीन था। उनके मानवतावाद में
जाति, धर्म, भाषा, रंग व सीमा जैसे तत्वों का कोई स्थान नहीं था। वे इस विश्व बंधुत्व के पोषक थे और विश्व की समस्त संस्कृतियों को सुंदर मानते थे। वे भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा के विरोधी थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रवादी होने के साथ ही साथ वे अंतर्राष्ट्रीयतावाद के भी समर्थक थे। इसीलिए राष्ट्रीयतावाद को उन्होंने सभ्यता के लिए खतरा बताया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है? दंड का जो सिद्धांत नहीं है, वितरणात्मक जो है सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। बाकी प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक और सुधारात्मक ये तीनों राइट हो जाएंगे। आधुनिक विधि शास्त्र जो है दंड के 4 सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करते हैं। उसमें पहला प्रतिशोधात्मक, दूसरा प्रतिरोधात्मक और तीसरा अवरोधक और अंतिम जो है सुधारात्मक, ये उनके द्वारा 4 बताए गए हैं। आप देख सकते हैं, पहला रिट्रीब्यूटिव, दूसरा डिटरेंट और तीसरा प्रिवेंटिव और चौथा जो है रिफॉर्मेटिव। अगले की बात करेंगे, निम्नलिखित में से अनमेल को बताइए, यानी जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है इसमें। तो इसका तिलक का संबंध बिपिन चंद्र पॉल, गोखले जो है नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, नेहरू सुभाष चंद्र बोस और जयप्रकाश नारायण लोहिया। तो इसमें जो है सी सुमेलित नहीं है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का जो संबंध है ये असुमेल है। तो बात करेंगे, बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी विचारधारा से संबंधित है, ये राइट हो जाएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी उदारवादी विचारधारा से तथा नरमपंथी विचारधारा से संबंधित है, इसीलिए ये भी राइट हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है दोनों क्या है, समाजवादी विचारक हैं, इसलिए ये भी राइट हो जाएगा। और सी की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक समाजवादी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा से संबंधित रखते हैं, और जबकि सुभाष चंद्र बोस जो है क्रांतिकारी समाजवादी व्यवस्था से संबंध रखते हैं, इसलिए इन दोनों में सुमेल नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नहीं था? तो उदारवादी कौन नहीं है? इसमें बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि उग्रवादी थे, तो इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जो है भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। उग्रवादी विचारों के कारण वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा था। किसने? वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा था। वर्ष 1907 में कांग्रेस के विभाजन के समय लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पॉल को साथ लेकर इन्होंने गरम दल का नेतृत्व किया और गीता रहस्य इनकी प्रमुख रचना है, यानी गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक की प्रमुख रचना है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक जो है मनु हो जाएंगे, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म की चर्चा की गई है। मनु ने मानव जीवन को उन्नत, प्रगतिशील और राष्ट्र रक्षा, राजधर्म और मानव धर्म के मापदंडों के आधार पर के द्वारा राज्य को सुबल और सुव्यवस्थित बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सप्तांग सिद्धांत का संबंध है। तो सप्तांग जो सिद्धांत का संबंध किससे हो जाएगा? राजनीतिक व्यवस्था से, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य का सप्तांग सिद्धांत महत्वपूर्ण अवधारणा है। इस सिद्धांत के आधार पर राज्य के प्रमुख 7 अंगों क्रमशः स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र का वर्णन करते हुए संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न राजनीतिक शैलियों के प्रचलन की बात करता है। ये कौन करते हैं? ये मॉरिस जोन्स के द्वारा की गई है। मॉरिस जोन्स जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न राजनीतिक शैलियों के प्रचलन की बात करते हैं, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मॉरिस जोन्स को। मॉरिस जोन्स ने प्रसिद्ध रचना द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया में भारत के राजनीतिक जीवन की 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। साधारण शब्दों में इसे राजनीति की विभिन्न शैलियां कह सकते हैं। ये 3 शैलियां कौन कौन सी हैं जिसके अनुसार भारतीय राजनीतिक जीवन का संचालन होता है? तो उसकी बात करेंगे। सबसे पहले उन्होंने मॉडर्न यानी आधुनिक भाषा शैली का प्रयोग किया था। दूसरा उन्होंने परंपरावादी यानी ट्रेडिशनल भाषा शैली का प्रयोग किया था। और तीसरा उसने संतवादी सेंटली भाषा का प्रयोग, संतवादी भाषा का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है सामंत और गुरुकुल इसमें नहीं है। मित्र, बल और राजा कोष और मित्र कोष ये सभी का प्रयोग किया गया है। सामंत और गुरुकुल का संबंध इससे नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें राजा यानी स्वामी, अमात्य यानी मंत्री,
जनपद यानी प्रादेशिक क्षेत्र, दुर्ग यानी दुर्ग को किला कहते हैं, और राजकोष, ठीक है, और दंड, यहाँ दंड का मतलब है सेना से, और अंतिम जो है मित्र, अथवा सामंत और गुरुकुल इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अगला है मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में शांति पर्व में कितने सिद्धांत प्रतिपादित हैं? तो राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जो शांति पर्व में जो है 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शांति पर्व की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत और सामाजिक समझौते का सिद्धांत दोनों का उल्लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से कौन सा चिंतक अर्थशास्त्र परंपरा का चिंतक है? तो अर्थशास्त्र चिंतक का परंपरा कौन हो जाएगा? वाद व्याधि जो है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अर्थशास्त्र परंपरा के चिंतकों में वाद व्याधि को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए यह पाप के समान है। यह कथन किसका है? यह मनु ने कहा था कि अगर राजा जो है चोरी का पता लगाने में असमर्थ रहता है तो वह क्या है? पाप के समान है। ये राजा मनु के द्वारा ही कहा गया था। राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राजा किसी भी गलती के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। यदि राजा चोरी पता लगाने में असमर्थ है तो वह ईश्वर के समक्ष पाप का भागीदार होगा। यह राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में कहा गया है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी जी के सत्याग्रह का साधन नहीं है? तो गांधी जी के सत्याग्रह का साधन कौन सा नहीं है? हिंसक कार्य। हिंसा की बात गांधी जी द्वारा नहीं की गई थी, इसलिए हिंसा करना जो है ये साधन सत्याग्रह का साधन नहीं है। बाकी तीनों असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास तथा सामाजिक बहिष्कार, ये तीनों जो है गांधी जी के सत्याग्रह के साधन थे। आप देख सकते हैं गांधी जी के सत्याग्रह के साधन के रूप में हिंसक कार्य शामिल नहीं है। सत्याग्रह के दौरान उपयोग में लाए गए साधन निम्नलिखित हैं, जिसमें असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास, सामाजिक बहिष्कार, धरना प्रदर्शन, हड़ताल और हिजरत, ये सभी शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजनीति के गांधीवादी मॉडल में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें सत्ता का संबंध नहीं है, इससे नीति, धर्म और मानवता, ये तीनों इसकी विशेषता है। सत्ता का इससे कोई संबंध नहीं है। राजनीति के गांधीवादी मॉडल में सत्ता की राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। गांधी जी की नीति थी धर्म की राजनीति के साथ मिलाते हुए राजनीति को मानवता की सेवा का साधन बनाना। अगला क्वेश्चन है, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट थे? तो किसके? दार्शनिक और अराजकतावादी, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को दार्शनिक और अराजकतावादी के रूप में जाना जाता है। आप देख सकते हैं राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार जो है दार्शनिक और अराजकतावादी, फिलोसॉफिकल अनार्किज्म थे, क्योंकि गांधी जो है राज्य विरोधी थे। वे मार्क्सवादियों तथा अराजकतावादियों के समान एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। वे दार्शनिक, नैतिक और ऐतिहासिक तथा आर्थिक कारणों के आधार पर राज्य का विरोध करते थे, अतः उनके सिद्धांत को दार्शनिक और अराजकतावाद कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, यह कथन किसका है? तो इसका गांधी जी का राइट हो जाएगा, बी, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। गांधी ने अपनी पुस्तक ट्रूथ एज गॉड में लिखा है कि परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर पहला राइट हो जाएगा, यानी दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सत्याग्रह के अस्त्र का प्रयोग उनके द्वारा किया गया था, जब वो भारत से किसी केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। भारत में व्यापक रूप से सत्याग्रह का प्रयोग करने से पूर्व गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ इस अस्त्र का प्रयोग कर चुके थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सत्याग्रह अपनाया था? तो गांधी जी के द्वारा, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अहिंसा के माध्यम से सत्य की प्राप्ति के लिए गांधी जी ने जो है सत्याग्रह का प्रयोग अपनाया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 1936 में किसने कहा गांधी जी जैसी कोई चीज नहीं है? ये खुद महात्मा गांधी जी ने ही कहा था कि गांधीवाद नाम की कोई चीज नहीं है। आप देख सकते हैं गांधी जी की शिक्षाओं को अक्सर गांधीवाद के नाम से संबोधित किया गया, परंतु इस शब्द से उन्हें स्वयं आपत्ति थी। महात्मा गांधी का कहना था कि गांधीवाद जैसी कोई वस्तु नहीं है और मैं अपने बाद कोई संप्रदाय छोड़ना नहीं चाहता। मैं कभी इस बात का दावा नहीं करता कि मैंने कोई नया सिद्धांत चलाया। आप लोग इसे गांधीवाद न कहें, इसमें वाद जैसा कुछ भी नहीं है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, गांधी इरविन समझौते के बाद एक सार्वजनिक सभा में गांधी जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदा के लिए जीवित रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में
और देख लेते हैं। गांधी ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन मुख्य रूप से अपनी 2 पुस्तकों हिंद स्वराज तथा अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये 2 बुकें लिखी थी उसी में किया था। और गांधी जी की रचनाएं शांति और युद्ध में अहिंसा, नैतिक धर्म, सत्याग्रह, सत्य ही ईश्वर है, सर्वोदय आदि हैं। और इसके अतिरिक्त गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक जो साप्ताहिक पत्र तथा भारत में यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु आदि पत्रों का भी संपादन किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी ने जो दक्षिण अफ्रीका में जो आश्रम बनाया था उसे नाम दिया था फिनिक्स आश्रम। यह उनका पहला आश्रम है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, यानी 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, जबकि 1910 में जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्युजाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है? तो ये भी महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, क्योंकि उन्हें धर्म को राजनीति से अलग नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि धर्म और राजनीति एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अब बात करेंगे, गांधी जी ने राजनीति के आध्यात्मिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धर्म और राजनीति के सम्मिलित रूप पर बल दिया था। उनका कहना था कि धर्म विहीन राजनीति एक मौत का फंदा है जो कि आत्मा को नष्ट कर देती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और दूसरा कारण। तो देख लेते हैं कथन क्या है। गांधी अपवित्र साधनों के प्रयोग के विरुद्ध थे, और कारण जो हो जाएगा, उनके अनुसार अपवित्र साधन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता नहीं करते हैं। तो इसका जो है ए और आर दोनों सही हो जाएगा, और ए की व्याख्या भी आर सही है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, साधनों की पवित्रता में विश्वास करते हुए गांधी जी ने मार्क्सवादी एवं फांसीवादियों के विपरीत यह माना कि साध्य साधनों के औचित्य को नहीं बल्कि साधन साध्य के औचित्य का निर्धारण करते हैं। एक डॉक्टर के रूप में यदि गलत साधनों का प्रयोग करेंगे तो मरीज की दशा अवश्य ही शोचनीय हो जाएगी। और तो उपयुक्त प्रश्न का कथन ए और आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा समग्र क्रांति, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण भारतीय समाजवाद के अग्रणी प्रवक्ता थे। उन्होंने अपना विचार जो है अपनी पुस्तक वाई सोशलिज्म तथा टुवर्ड्स स्ट्रगल में व्यक्त किया है। इनके अनुसार सोवियत संघ में भ्रष्ट समाजवाद ने सभी राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति एक ही जगह केंद्रित कर दी है। वहाँ समाजवाद के नाम पर सर्वाधिकारवाद पनप गया है। इसलिए इन्होंने भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद के को सार्थक बनाने के लिए आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण और मिश्रित अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण माना। इंदिरा सरकार के समय में इन्होंने समग्र क्रांति आंदोलन चलाया था, जिससे भयभीत होकर सरकार को आपातकाल लागू करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है? तो सर्वोदय को जन समाजवाद किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा कहा गया था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है। इसमें दल विहीन राजनीतिक प्रक्रिया का समावेश होगा। इस तंत्र में जनता को सीधे भागीदारी होगी, सत्ता के सभी केंद्र धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे और अंततः बल प्रयोग आधारित राज्य का वास्तविक लोप हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गांधी के अहिंसा सिद्धांत के निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सही है पूछ रहा है। तो अपने उत्तर का चयन कर निम्नलिखित कुटु की सहायता कीजिए। तो 31 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। उपयुक्त प्रश्न में सही विकल्प जो है 1, 2 और 4 हैं, जो निम्न दिए गए विकल्प में से कोई विकल्प सही नहीं है। अतः एक सर्वविदित तथ्य है कि कोई भी अहिंसक आंदोलन जन सहभागिता को बढ़ाता है। इसलिए पहला, दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला, यह निष्क्रियता नहीं है, और दूसरा, इसका मूल सिद्धांत सत्य है, और चौथा, यह जन सहभागिता का साधन है। यह कमजोरों का शस्त्र है, ये इसमें राइट नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रन्यास सिद्धांत भी महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रन्यास सिद्धांत यानी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार पूंजीपतियों द्वारा स्वयं को अपनी संपत्ति का स्वामी न मानकर संरक्षक मानना चाहिए। ये उसमें महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे तो गांधी जी के अनुसार धनी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अधीन जमीन, जायदाद, कारखाने आदि का स्वामी न समझे, अपितु इसे समाज की धरोहर माने। इसका प्रयोग अपने लाभ के लिए न कर समाज के कल्याण के लिए करे। ये महात्मा गांधी के द्वारा अपने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में कहा गया था। और वहीं गांधी का यह सिद्धांत भी अपरिग्रह के विचार पर आधारित है। अपरिग्रह का अर्थ है कि मनुष्य को अपने जीवन की आवश्यकताओं से अधिक किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। ये जो है अपरिग्रह के सिद्धांत में महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गांधी जी अर्थव्यवस्था
निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गांधी जी की अर्थव्यवस्था जो है ट्रस्ट न्यास यानी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, महात्मा गांधी ने इस पर विश्वास किया, तो किस पर विश्वास किया था? यानी बी इसका राइट आंसर, साधनों की कुशलता पर। उनने भी कहा था कि कोई भी कार्य करेंगे आप उसके लिए जो है साधन क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। अपवित्र साधनों से आप किसी भी एम को अगर प्राप्त कर भी लेंगे, लक्ष्य को प्राप्त कर भी लेंगे, तो वो आपके लिए फलदायी नहीं होगा। ये महात्मा गांधी का मानना था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गांधी के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वाक्य सही नहीं है? तो इसमें सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, ये इसमें राइट नहीं है। महात्मा गांधी शत्रु को पराजित करने की बात नहीं करते। उनका मतलब था श्री सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए और सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। ये महात्मा गांधी के अपने खुद के विचार थे। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित न करना नहीं है, बल्कि उसके हृदय को जीत लेना है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही का सबसे बड़ा अस्त्र अहिंसा है। वह विरोधी की हिंसा का जवाब कष्ट सहकर देता है। अंततः सत्याग्रही जो है विरोधी का हृदय परिवर्तन कर असत्य मार्ग पर चलने से रोक देता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, गांधी ने अपने विचारों को निम्न में से किस आधार पर प्रकट किया है? तो उन्होंने प्रयोग के आधार पर प्रकट किया है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी को कोई भी सत्य तब तक स्वीकार्य नहीं था जब तक वे उसे अपने जीवन में लागू न कर लेते थे। अपने संस्मरणों को उन्होंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग शीर्षक के माध्यम से भी अभिव्यक्त किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गांधी जी विद्यमान शिक्षा व्यवस्था को किसके द्वारा परिवर्तित करना चाहते थे? तो उसका मूल शिक्षा के माध्यम से, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। तो गांधी दर्शन में समाजवाद का जो विकल्प है न्यासधारिता पर आधारित है, यानी प्रन्यास यानी ट्रस्टीशिप पर आधारित है। गांधी जी का न्यासधारिता का सिद्धांत जो है व्यक्ति संपत्ति का निषेध करता है, जो कि समाजवाद की आधारभूत धारणा से समकक्ष है। न्यासधारिता के अंतर्गत पूंजीपतियों की संपत्ति का न्यासी माना गया है, न कि उनके मालिक माना गया है। वे इस संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक कल्याण के दृष्टिकोण से करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है? तो अशांति का अग्रदूत जो है बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा कहा गया था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है। वैलेंटाइन चिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक, द फादर ऑफ इंडियन अनटच्ड कहा गया है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी थी? तो बात करेंगे तो इसका आंसर ए राइट हो जाएगा, वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था, जो उग्रवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोखले अपने राजनीतिक दर्शन के सच्चे उदारवादी थे। वह संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार जो है राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसमें जो अवार्डी अधिवेशन 1955 में ये विचार समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित किया गया था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन 1955 में नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो द्वितत्वीय सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था हर्जबर्ग के द्वारा, एक्स और वाई जो थ्योरी दी थी उनके द्वारा, यह हर्जबर्ग के द्वारा दिया गया था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टू फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है इसको। द्वितत्वीय सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने किया था। हर्जबर्ग के अनुसार कर्मचारी उपलब्ध अनुरक्षक तत्वों के प्रति संतुष्ट रहते हैं और उनमें किसी तरह की बुद्धि से प्रेरित नहीं होते, जबकि कमी से हतोत्साहित होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, डेविड एप्टर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजनीति विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है? तो एक सदनवाद ये परंपरा नहीं है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एप्टर ने अपनी कृति द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन में एक सदनवाद को राजनीति विश्लेषण की परंपरा में शामिल नहीं किया है।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यह कथन किसका है कि कुछ व्यक्ति शासन करे तथा अन्य व्यक्ति शासित हो, यह न केवल एक अनिवार्य व्यवस्था है बल्कि लाभप्रद भी है। अपने जन्म के समय से ही कुछ व्यक्ति पराधीन के लिए नियत होते हैं, वो अन्य व्यक्ति शासन करने के लिए। ये अरस्तु के द्वारा कहा गया था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरस्तु के राजनीतिक विचारों में राज्य व्यवस्था के प्रति अगाध आस्था थी। उनका मत था कि राज्य के बिना व्यक्ति का कल्याण संभव नहीं है। दास प्रथा अरस्तु के काल का एक सत्य कथन है। अरस्तु ने भी इसे न्यायोचित बताया है और अरस्तु ने भी दास प्रथा को उचित ठहराया है। अरस्तु के अनुसार कुछ व्यक्ति शासन करे तथा अन्य व्यक्ति शासित हो, यह न केवल एक अनिवार्य व्यवस्था है बल्कि लाभप्रद भी है। अपने जन्म के समय से ही कुछ व्यक्ति पराधीनता के लिए नियत होते हैं एवं अन्य व्यक्ति शासन करने के लिए होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादियों को तामस पुत्र और आदर्शवादियों को प्रकाश पुत्र की संज्ञा किसने दी है? तो ये राइनरहोल्ड नाइवर ने दी है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं राइनहोल्ड नाइवर ने प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान की चर्चा की है। और प्रकाश की संतान वे लोग हैं जो यह मानते हैं कि स्वहित को अधिक सार्वभौम नियमों के अधीन रखना चाहिए, अर्थात जो स्वहित की बात करते हैं और विश्व कल्याण के साथ उनका मेल बैठता है। और दूसरी ओर अंधकार की संतान वे लोग हैं जो अपने संकल्प और हित के अलावा और कोई नियम नहीं जानते, उन्हें जो है अंधकार की संतान कहा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मनु के अनुसार स्टाप कार्य के 3 पक्ष कौन कौन से होते हैं? तो मनु के अनुसार जो स्टाप कार्य के 3 पक्ष हैं ये उपयुक्त सभी हैं, इसमें राइट डी हो जाएगा। सूचनात्मक, परामर्शकारी और पर्यवेक्षणात्मक, ये तीनों मनु ने स्टाप कार्य के 3 पक्ष बताए हैं, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, सूचनात्मक, परामर्शकारी और अधिक्षणात्मक, ये क्या है इसको रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद राजा को आस्टीनवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है, यह कथन किसका है? तो ये हेराल्ड लास्की का ही है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्की का कथन है कि वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद को आस्टीनवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मार्टिन कैप्लन ने अंतर्राष्ट्रीय राजव्यवस्था के निम्न में से किस प्रतिमान की कल्पना नहीं की थी? तो उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल उन्होंने नहीं दिया था, बाकी शक्ति संतुलन की व्यवस्था मार्टिन कैप्लन के द्वारा की गई थी। शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था भी की गई थी और दृढ़ द्विध्रुवीय की व्यवस्था भी बात उनके द्वारा कही गई थी। उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल की बात मार्टिन कैप्लन के द्वारा नहीं की गई थी। आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने, उसके विश्लेषण एवं भविष्य की चुनौतियों के समाधान के लिए मार्टिन कैप्लन जो थे की कृति जो है 1957 की सिस्टम ऑफ प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विश्व राजनीति का संरचनात्मक विश्लेषण के रूप में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। कैप्लन ने अपनी इस पुस्तक में अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के 6 मॉडल प्रस्तुत किए थे और उन 6 मॉडलों की बात करेंगे तो शक्ति संतुलन व्यवस्था, ढीली द्विध्रुवीय व्यवस्था, कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था, सार्वभौमिक व्यवस्था, पद सोपानीय व्यवस्था और इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था। ये 6 सिद्धांत मार्टिन कैप्लन के द्वारा दिए गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम किसके नाम से जुड़ा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम किसके नाम से जुड़ा है? तो संरचनात्मक प्रक्रिया उपागम जो आमंड और पॉवेल के द्वारा जुड़ा है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में व्यवस्था विश्लेषण का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम ईस्टर्न के निवेश निर्गत विश्लेषण से उत्पन्न असंतोष के कारण अस्तित्व में आया था, डेविड ईस्टर्न के असंतोष के कारण। इस उपागम का प्रयोग आमंड और पॉवेल ने किया। इन्होंने राजनीति व्यवस्था के 4 लक्षण बताए थे। तो बार बार ये रिपीट क्वेश्चन होते हैं, नेट में पूछे जाते हैं कि आमंड और पावेल के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के 4 लक्षण कौन कौन से बताए थे। तो राजनीतिक व्यवस्था के 4 भागों में अंतर्निर्भरता, राजनीतिक व्यवस्था की सीमा, राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण और राजनीतिक व्यवस्था द्वारा बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्वेश्चन रिपीट, ग्रेविल, आमंड और पावेल दोनों थे। यहाँ पर आमंड है तो आमंड राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? तो इसमें प्रजातीय संरचनाएं शामिल नहीं है, बाकी तीनों संस्थात्मक संरचनाएं, समुदायात्मक संरचनाएं और प्रदर्शनात्मक संरचनाएं तीनों राइट हो जाएंगे। जी आमंड तथा पावेल ने अपनी पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दबाव समूह की 4 श्रेणियों में विभक्त किया है। जो दबाव समूह होते हैं, प्रेशर ग्रुप, इसको भी जो है आमंड और पावेल ने 4 विभागों में बांटा है अपनी पुस्तक जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स लिखी गई थी उसमें। तो पहला है इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप यानी संस्थात्मक दबाव समूह, दूसरा है सामुदायिक दबाव समूह एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप, और तीसरा है गैर सामुदायिक दबाव समूह नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप, और अंतिम है जो है एनोमिक प्रेशर ग्रुप यानी प्रदर्शनात्मक दबाव समूह।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से किसे वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है? तो वैज्ञानिक प्रबंध का पिता जो है F.W. टेलर को कहा जाता है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं वैज्ञानिक प्रबंध में आयोजन, अनुसंधान, विश्लेषण, प्रयोग, विवेक आदि बातों को अधिकतम महत्व दिया जाता है। और वैज्ञानिक प्रबंध स्पष्ट प्रबंध की वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा साधनों का आदर्शतम समन्वय करके न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जाता है। और वैज्ञानिक प्रबंध का पिता अर्थात इसकी उत्पत्ति का श्रेय जो है F.W. टेलर को ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन यथार्थवादी नहीं था? तो यथार्थवादी कौन है? इमैनुअल कांट आदर्शवादी है, इसलिए वो यथार्थवादी नहीं थे, इसमें सी रॉन्ग हो जाएगा। बाकी हॉब्स यथार्थवादी विचारक हैं, थ्यूसिडाइस भी यथार्थवादी विचारक हैं और मैकियावेली भी। कांट एक आदर्शवादी विचारक थे। आदर्शवाद या प्रत्ययवाद उन विचारों और मान्यताओं की समेकित विचारधारा है जिसके अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं विचार, आइडिया यानी चेतना की अभिव्यक्ति है। इसके विपरीत हॉब्स, थ्यूसिडाइस और मैकियावेली यथार्थवादी विचारक हैं। ये राज्य के यंत्री सिद्धांत के समर्थक हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, इनमें से किसने कहा था कि ज्ञान शक्ति है? तो ज्ञान शक्ति है किसके द्वारा कहा गया था? तो इसमें ऑप्शन एक भी नहीं है। तो बात करें ज्ञान शक्ति, नॉलेज इज पावर, यह सूक्ति फ्रांसिस बेकन की है, यानी फ्रांसिस बेकन ने कहा था ज्ञान शक्ति है। फ्रांसिस बेकन अंग्रेज दार्शनिक और न्यायविद हैं जिसे वैज्ञानिक पद्धति का उन्नायक भी माना जाता है और ब्रिटिश अनुभववादी परंपरा का प्रथम सिद्धांतकार था जिसे जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, मिल, रसेल ने आगे बढ़ाया। बेकन का विचार है कि विज्ञान को मानवता के हित और लाभ का साधन बनना चाहिए। बेकन ने तर्क दिया कि प्रकृति के बारे में हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे हमें प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित करने की शक्ति प्राप्त होती है और इसी विचार को बेकन ने ज्ञान ही शक्ति है की सूक्ति से रूप में व्यक्त किया था। यद्यपि हीगल ने राज्य चेतना का विराट रूप है, राज्य चेतना का विराट रूप है ये कहा था, तथापि उसका चेतना जो है, स्पिरिट जो है, आत्मीय तत्व है, न कि ज्ञान। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, शासकीय विचारधारा की संकल्पना में इनमें से किसकी है? शासकीय विचारधारा जो दी थी ये मोस्का के द्वारा दी गई थी, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्का जो है शासकीय विचारधारा, अपनी पुस्तक जो मोस्का की है द रूलिंग क्लास, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, उसमें शासक वर्ग के अंतर्गत माना है और उसमें भी उन्होंने शासकीय विचारधारा दी थी। अभिजनवादी मोस्का जो है अभिजन वर्गवादी विचारक हैं। इन्होंने अपनी चर्चित पुस्तक जो कृति है द रूलिंग क्लास लिखी थी और उसी के अंतर्गत इन्होंने शासक वर्ग या शासकीय सिद्धांत से संबंधित इसका वर्णन किया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांतवादी ने कहा कि मैं समस्त मानव जाति की एक सामान्य प्रवृत्ति एक के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की शाश्वत तथा अनवरत अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूं जो केवल मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है? ये हॉब्स के द्वारा कहा गया था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉब्स ने मानव मनोविज्ञान का विश्लेषण कर यह उद्घाटित किया है कि मनुष्य की शक्ति प्राप्त करने की इच्छा असीम है, अर्थात वह असीमित है, उसे जब तक प्राप्त करते हैं तब तक वह जीवित रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सेवाइन कहता है कि आंग्ल भाषाभाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया उसमें कदाचित महानतम लेखक है। इनमें हॉब्स, सेवाइन हॉब्स का सपोर्ट करते हैं। हॉब्स के बारे में कहते हैं कि प्रोफेसर सेवाइन ने कहा है कि आंग्ल भाषाभाषी यानी अंग्रेजी भाषाभाषी जातियों में जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों ने जन्म दिया है या जन्म लिया है उनमें हॉब्स कदाचित महानतम लेखक हैं। सेवाइन कहता है कि यह स्पष्ट व्यक्तिवादी ही है जो हॉब्स के दर्शन के उस युग का सर्वाधिक क्रांतिकारी सिद्धांत बनाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने बुद्धिजीवियों के वर्चस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ये ग्रामसी के द्वारा। बुद्धिजीवियों के वर्चस्व का सिद्धांत जो ग्रामसी के द्वारा दिया गया था, यानी ग्रामसी का प्राधान्य सिद्धांत प्रमुख है जिसमें बुद्धिजीवी की परिभाषा भी निहित है। प्रत्येक सामाजिक समूह का अपना एक बौद्धिक वर्ग होता है। प्रगतिशील बौद्धिक वर्ग के पास आकर्षण की शक्ति होती है जिसके द्वारा वे समाज के अन्य बौद्धिक समूहों पर प्रधानता स्थापित कर सभी बौद्धिक लोगों में एकजुटता प्राप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लॉसवेल एवं मोस्का का संबंध किससे है? तो लॉसवेल और मोस्का जो है अभिजनवादी विचारक हैं, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉसवेल और मोस्का अभिजन वर्ग सिद्धांत से संबंध रखते हैं। लॉसवेल के अनुसार राजनीति का स्रोकार शक्ति को संवारने और मिल बांटकर प्रयोग करने से है। इस प्रक्रिया में समाज का एक छोटा सा वर्ग ही ज़्यादा सक्रिय रहता है। और मोस्का ने अपनी कृति द रूलिंग क्लास में शासक और शासित में भेद करते हुए कहा कि शासक वर्ग धन संपदा, शक्ति और सम्मान से संपन्न होता है, उसे अपने स्थान से हटाना मुश्किल होता है। अगला क्वेश्चन है, शांति पर्व अध्याय है। तो शांति पर्व किसका अध्याय है? महाभारत का, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शांति पर्व महाभारत का 12वां पर्व है। इसमें धर्म, दर्शन, राजनीति और आध्यात्म ज्ञान का विशद निरूपण किया गया है। इसके अंतर्गत 3 उपपर्व भी हैं। पहला राज धर्मानुशासन पर्व, आप धर्म पर्व और मोक्ष धर्म पर्व। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, शांति पर्व के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या है। तो शांति पर्व के मंत्रिमंडल जो मंत्रियों की संख्या बताई गई थी, इसमें मंत्रियों की संख्या अनिश्चित थी।
शांति पर्व में मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं थी। मंत्रियों की नियुक्ति एक परिषद द्वारा होती थी जिसका मुख्य राज्य होता था। मंत्रियों की नियुक्ति का आधार योग्यता थी। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप था। मनुस्मृति जो राज्य का स्वरूप सावयवी था, यानी सावयवी सिद्धांत को फॉलो करते थे। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप सावयव है। राज्य 7 अंगों से मिलकर बना है। मनुस्मृति के अध्याय 9 के श्लोक 294 में कहा गया है कि स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड और मित्र ये 7 राज्य प्रकृतियां हैं। इससे संयुक्त जो है सप्तांग राज्य कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मनु किस परंपरा के चिंतक थे? तो मनु जो है धर्मशास्त्र के चिंतक थे, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुओं का कानूनी साहित्य 3 वर्गों में विभाजित है, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाओं पर। इन 3 वर्गों में धर्मशास्त्रों का महत्व अत्यधिक है और धर्मशास्त्रों में सर्वप्रमुख स्थान मनुस्मृति का है और मनु धर्मशास्त्रीय परंपरा के चिंतक थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कौटिल्य के राजनीतिक विचार किस पश्चिमी विचारक से मेल खाते हैं? तो इसका डी राइट आंसर मैकियावेली, डी राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य के पाश्चात्य राजनीतिक विचार मैकियावेली के समान ही कूटनीतिक एवं राजनीतिक माना जाता है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है और दोनों विचारकों ने साध्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के साधन को उचित माना है। दोनों ने झूठ, छल, कपट आदि साधनों को महत्वपूर्ण बताया है। दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राज्य का संरक्षण आदि विषयों पर जो है यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया है। और मैकियावेली की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द प्रिंस है तथा कौटिल्य ने अपने विचारों का वर्णन अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में किया है। अर्थशास्त्र राजनीति विषय पर लिखी गई महत्वपूर्ण कृति है। यानी जो मैकियावेली के द्वारा जिस प्रकार द प्रिंस में इस सभी का वर्णन किया गया था, वहीं कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रस्तुत करता है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसको प्रस्तुत करता है? सरकार की कला और राज्य के सिद्धांत, यानी ए और सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्राचीन भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का जो मैकियावेली है वो चाणक्य या कौटिल्य को कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो कौटिल्य के द्वारा राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया गया था, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। वो सप्तांग सिद्धांत में उसने ये प्रमुख अंग थे उसके, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, इन सभी से मिलकर एक सप्तांग सिद्धांत था और उसी को कौटिल्य के द्वारा सप्तांग सिद्धांत कहा गया था। कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ है, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ जो है राजा है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत का संबंध विदेश नीति से है, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का संबंध जो विदेश नीति से है और कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में अनेक राज्यों के समूह या मंडल में विद्यमान राज्यों द्वारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार में लाई जाने वाली नीति का वर्णन किया है। कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत के अंतर्गत 12 राज्यों के समूह, जिसे राज्य मंडल कहते हैं, के मध्य संबंधों के निर्धारण हेतु अपनाई जाने वाली संभावित नीतियों की विदिश व्याख्या की है। अर्थात कौटिल्य के द्वारा जो मंडल सिद्धांत है इसमें अपने विदेशी संबंधों के बारे में वर्णन किया है कि किसी भी देश को अन्य देशों के साथ किस प्रकार अपने विदेशी संबंध निर्धारित करने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का क्या आधार है? तो नियुक्ति का आधार उस टाइम जो है कौटिल्य के अनुसार योग्यता बताया गया है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद के गठन के संबंध में कौटिल्य ने सर्वाधिक बल जो है मंत्रियों की योग्यता पर दिया है, अर्थात योग्यता के बल पर ही मंत्रियों को चुना जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किसने माना कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है? तो शक्ति संतुलन पर आधारित है, ये ए.एस. अल्टेकर के द्वारा कहा गया था कि जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है वो शक्ति के संतुलन पर आधारित है। ए.एस. अल्टेकर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का अंग नहीं है? तो राज्य का अंग कौन सा नहीं है? सेना। इसमें सेना इससे संबंधित नहीं है, बाकी स्वामी, अमात्य और मित्र तीनों इसके अंग हैं। ए इसमें राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में सेना शब्दावली का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में भ्रम उत्पन्न होता है। जैसे कि राज्य के अंग के रूप में दंड शब्द मिलता है, इस शब्द को सेना का पर्याय माना जाता है, अतः यह प्रश्न ही गलत है, परंतु इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर तथ्य के आधार पर देना चाहिए, भाव के आधार पर नहीं। इस प्रश्न को लोक सेवा आयोग ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, इसलिए इसमें सभी को बोनस मार्क्स दिया गया था, इसलिए क्वेश्चन जो है रिपीट नहीं किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य क्या है? तो राजा का मुख्य कार्य जो है विधि को लागू करना, यानी कानून को लागू करना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन है कौटिल्य समर्थक था, तो कौटिल्य किसके समर्थक थे, यानी सीमित राजतंत्र का, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य ने राजा को राज्य का केंद्र मानते हुए भी उसे कल्याणकारी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी होने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनके अनुसार राजा कर्तव्यों से बंधा होता है। हालांकि वे राजा को सर्वोपरि मानते हुए भी उसे निरंकुश शक्तियां नहीं देते हैं। उन्होंने राजा की दिनचर्या को भी पहरों में बांटा है, अर्थात वे राजा के लिए दिन तथा रात को 8-8 पहरों में विभाजित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य के अनुसार राज्य के तत्व हैं, कौटिल्य के अनुसार जो राज्य के तत्व हैं, राज्य के 7 तत्व कौटिल्य के बताए हैं, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं वो 7 तत्व, ठीक है। स्वामी यानी राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद, कोष, दुर्ग, दंड और मित्र। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ क्या है, स्वामी का अर्थ जो है राजा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य के अनुसार राज्य मंडल में कितनी संख्या होनी चाहिए, तो कौटिल्य के अनुसार राज्य मंडल में जो है सदस्य संख्या जो है 12 बताई गई है, और वहीं मनु ने इसका कोई निश्चित नहीं बताया है, और कौटिल्य ने इसकी 12 बताई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण में मंडल सिद्धांत का वर्णन किया गया है, और मंडल का अर्थ है देशों का समूह। उन्होंने मंडल के 12 प्रकार के देशों का जिक्र किया है, जिसमें बिजिगिसु, अरि, मित्र, अरिमित्र, मित्र, अरिमित्र, यह तो हुए सामने देश के, और देश के पीछे के देश के हैं जो उनको परिश्रणी-ग्राह, आक्रांद, परिश्रणी-ग्राह, सार, आक्रांदा, सार। इसके अतिरिक्त 2 और देश हैं, मध्यमा और उदासीन। ये जो है कौटिल्य के द्वारा मंडल सिद्धांत में दिया गया था कि विदेशी संबंध जो है किस प्रकार बनाना चाहिए, इनका वर्णन उसमें किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में कितने राजा सम्मिलित थे, तो इसमें 12 राजाओं को सम्मिलित किया गया था, यानी 12 देशों से संबंधित था, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य द्वारा दिए योगक्षेम सिद्धांत का अर्थ है, जो योगक्षेम सिद्धांत था कौटिल्य द्वारा दिया गया था, उसका अर्थ है प्रसन्नता और समृद्धि के विचार से संबंधित है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रसन्नता और समृद्धि का विचार ही योगक्षेम है। आप देख सकते हैं राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कौटिल्य सामाजिक समझौते के पक्षधर थे, और मत्स्य न्याय से तंग आकर लोगों ने मनु को अपना राजा चुना तथा कृषि उपज का 6ठा भाग एवं स्वर्ण का 10वां भाग देना स्वीकार किया। इसके बदले में राजा ने उनके योगक्षेम को बनाए रखने में मदद की। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, कानून की यह परिभाषा निम्न से किसने दी थी, तो ये ऑस्टिन के द्वारा दी गई थी कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, ये ऑस्टिन ने कहा था। ऑस्टिन इंग्लैंड का विधान शास्त्री था, जिसने 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक विधान शास्त्र पर व्याख्या लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और यह हॉब्स और बेंथम के विचारों से प्रभावित था, और बेंथम के समान ही ऑस्टिन का उद्देश्य भी कानून और परंपरा के बीच भेद करना और परंपरा पर कानून की श्रेष्ठता स्थापित करना था। तो ऑस्टिन का विचार था कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है। अपने इसी विचार के आधार पर ऑस्टिन ने संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया, जो इस प्रकार है, यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधिकारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधिकारी की आज्ञा का पालन अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधिकारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है, तथा वह समाज उस उच्च सत्ताधिकारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज का होता है। अर्थात ऑस्टिन का ये मानना है कि उच्च अधिकारी के द्वारा निम्न अधिकारी को जो दिया गया आदेश है वही कानून है, ये ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है, यह किसने कहा था, यह ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था, नहीं सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणामस्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है, यह कथन किसका है, यह हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा कहा गया था कि यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणामस्वरूप बल प्रयोग द्वारा ही होता है या होती है, यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन इसका रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से किसको कानून के समादेश सिद्धांत या कमांड थ्योरी ऑफ लॉ का उन्नायक कहा जाता है, तो कमांड थ्योरी ऑफ लॉ का उन्नायक जो है जॉन ऑस्टिन को माना जाता है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉन ऑस्टिन के अनुसार कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, कानून संप्रभु की आज्ञा भी है, और कानून जो है ऑस्टिन के कानून की इस परिभाषा को 3 तत्वों में निहित है, संप्रभुता, आदेश, समादेश या शास्ति, अर्थात संप्रभु के आदेश की अवहेलना करने वाले को दंड देने की शक्ति का प्रावधान भी है। इस प्रकार ऑस्टिन ने कानून को संप्रभु का आदेश माना है, और ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक में संप्रभुता की एकलवादी अवधारणा का प्रतिपादन किया है। बहुत बार पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक में संप्रभुता की कौन सी अवधारणा का प्रतिपादन किया है, तो ऑस्टिन जो एकलवादी अवधारणा को एक्सेप्ट करते हैं, यानी एकलवादी अवधारणा का प्रतिपादन इनके द्वारा
किया गया था। बहुलवादी जो अवधारणा है उसको एक्सेप्ट इनके द्वारा नहीं किया गया था। कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? ये जॉन ऑस्टिन का है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि कानून संप्रभु की आज्ञा है, आदेश या आज्ञा दोनों एक ही है, तो इसका आंसर भी जॉन ऑस्टिन हो जाएगा, यानी सी राइट आंसर है। कानून संप्रभु का आदेश है, निम्न में से किसने कहा था? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है, इतनी बार एक एग्जाम में आ चुका है, यानी ऑस्टिन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है, बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं, और कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं। यह कथन किसका है? ये बेंथम का है, यानी बेंथम ने अधिकारों के बारे में, कानूनों के बारे में बहुत बात की है, तो इसलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक अधिकारों का स्थान कानूनी अधिकारों ने ले लिया, और कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का मानना है कि अधिकार जो है प्राकृतिक न होकर राज्य की देन होते हैं। इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण और व्याख्या हमें बेंथम तथा ऑस्टिन जैसे कानून शास्त्रियों के विचारों में मिलती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप एक्सप्लेनेशन इसका रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो बेंथम के अनुसार जो विधि का लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए? तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ये सिद्धांत बेंथम के द्वारा दिया गया था कि बेंथम का मतलब था कि कानून का लक्ष्य ये होना चाहिए कि जिससे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको एक्सप्लेनेशन को रीड कर सकते हैं अच्छे से। ये देखिए, बेंथम के अनुसार मनुष्य से ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वह अपने सुख को बढ़ा सके और दुख से बच सके। यही बेंथम का विचार था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो बेंथम जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की बात करा, बेंथम से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। बेंथम का मानना था कि मनुष्य उपयोगिता की अधिकाधिक वृद्धि करते हैं, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बेंथम महिलाओं के मताधिकार का पुनर्जोर समर्थन करते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। बेंथम ने महिलाओं के मताधिकार का पुरजोर समर्थन नहीं किया था, पुरजोर क्या, बिल्कुल भी इनके द्वारा महिलाओं का समर्थन नहीं किया था। और जॉन स्टुअर्ट मिल यानी JS मिल के द्वारा महिलाओं का मताधिकार का पुनर्जोर समर्थन किया गया था। और दार्शनिक उग्रवादी बेंथम के अनुयायी थे, ये बिल्कुल पहला और तीसरा इसमें राइट हो जाएगा, दूसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय दिया जाता है। तो विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का जो श्रेय जो जाता है AB डायसी को जाता है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में उपबंधित करता है कि भारत जो है राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विद्युत के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समता जो है ये हमने ब्रिटिश के संविधान से लिया है, यानी इंग्लैंड से लिया गया है। विधि के समक्ष समता यानी समानता, जिसे प्रोफेसर AB डायसी ने विधि शासन रूल ऑफ लॉ कहते हैं। और वही अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, विधि के समान संरक्षण जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और विधि के समक्ष समता ये इंग्लैंड के संविधान से, और विधियों के समान संरक्षण की बात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और विधि के समक्ष समता वाक्यांश लगभग सभी लिखित संविधानों में पाया जाता है जो नागरिकों के मूल अधिकार प्रदान करते हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 7 में उक्त दोनों वाक्यांश प्रस्तुत किए गए हैं। और विधि का शासन का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, अर्थात कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। डायसी ने निम्न में से किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की है? तो AB डायसी जो है इन्होंने विधि के शासन की ही सबसे श्रेष्ठ व्याख्या की है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विख्यात ब्रिटिश न्यायवेत्ता AB डायसी ने विधि के शासन की अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या प्रस्तुत की है। डायसी ने अपनी कृति इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है इनकी AB डायसी की, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लैंड के संविधान को विधि के शासन की संज्ञा दी है, जो आगे चलकर संवैधानिक शासन का प्रमाण बन गया है। आप देख सकते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में डायसी ने क्या कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होगा, यह कथन किसका है? तो ये कथन भी अरस्तु का है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन यानी कानून का शासन जो है अच्छा अरस्तु के द्वारा बताया गया है। अरस्तु ने कहा है कि व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन जो है अधिक अच्छा होता है।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मॉन्टेस्क्यू ने किस संस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की थी? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या करने में मॉन्टेस्क्यू ने त्रुटि की थी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की थी। मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि इंग्लैंड का संविधान शक्तियों के पृथक्करण, पावर ऑफ सेपरेशन के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि शक्तियों का पृथक्करण इंग्लैंड के अलिखित संविधान की विशेषता नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय है? तो विधि पद का जो अभिप्राय है मानव स्थापित विधि, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन इसका रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन विधि के शासन के निकटतम संबंधित है? तो कौन है? संविधानवाद, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान जो है विधि के शासन के निकटतम संबंधित है, क्योंकि संविधानवाद का भी संबंध नियंत्रण की उस प्रणाली से है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उचित वातावरण प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल से निम्नलिखित में से कौन संबंध है? तो राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल का संबंध जो है सिसरो से है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सिसरो रोमन स्कूल की अवधारणा को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने प्राकृतिक कानून के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और घोषित किया कि यह शाश्वत अपरिवर्तनशील है, कोई विधान निर्माता भी इन कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 101वां क्वेश्चन है, दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है? तो दंड का प्रतिकारात्मक जो सिद्धांत है बदले के सिद्धांत पर आधारित है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दंड का प्रतिकारात्मक यानी प्रतिशोधात्मक सिद्धांत रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, बदला लेने के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार दंड का उद्देश्य अपराधी से अपराध का बदला लेना है। इस सिद्धांत का आधार जैसे को तैसा, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत वाला विचार है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे तो प्राचीन काल में दंड के इसी सिद्धांत को मान्यता प्राप्त थी और कांट और हिगल ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए दंड को अपराधी के लिए निषेधात्मक उपहार कहा था। और दंड के अन्य सिद्धांत में निवर्तक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत तथा आदर्शक सिद्धांत को भी अपनाया गया था। और सबसे श्रेष्ठ और व्यवहारिक दंड व्यवस्था वह होती है जिसके अंतर्गत प्रतिरोध, निरोध, सुधार तीनों की ही उचित और संतुलित व्यवस्था हो। अगला क्वेश्चन है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका है? तो जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, ये जॉन लॉक के द्वारा कहा गया था कि जहां कानून नहीं है तो वहां स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। तो ये जॉन लॉक के द्वारा कहा गया था, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लॉक ने राज्य की प्रभुसत्ता और उसकी ओर जबरदस्ती की शक्ति को शंका के दृष्टिकोण देखा है। इस पर कानून द्वारा सीमाएं लगाने का प्रयत्न किया गया। इसके अनुसार कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं है। कानून का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाना और सुरक्षित करना है। जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता की आशा नहीं की जा सकती, ये जॉन लॉक का मानना था। और हॉब्स ने स्वतंत्रता को कानून का मौन माना है। कानून का मौन जो है हॉब्स स्वतंत्रता को मानते हैं। और जेएस मिल ने भी व्यक्ति की स्वतंत्रता में केवल राज्य का ही नहीं बल्कि समाज, जनमत और रीति रिवाज का हस्तक्षेप भी अनुचित माना है। मिल के अनुसार व्यक्ति स्वयं पर, अपने शरीर पर और मन पर संप्रभु है। ये मिल का मानना है कि मिल कहते हैं कि व्यक्ति जो है अपने शरीर पर, अपने मन पर और अपने संप्रभु भर जो है स्वयं स्वीकार है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती, यह कथन किसका है? यह कथन जॉन लॉक का है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता भी नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता भी नहीं, निम्न में से किसका कथन है? ये जॉन लॉक। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती, निम्न में से यह कथन किसका है? यहाँ पे जॉन लॉक, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है पूछ रहा है। तो बात करेंगे इसमें जो है लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है, ये राइट हो जाएगा। यानी जॉन लॉक जो सरकार और राज्य में विभेद का अंतर करते हैं, इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लॉक समाज, राज्य और सरकार में भेद किया है। लॉक के अनुसार समाज की स्थापना एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक जीवन के उद्देश्य का मूल कारण है, बल्कि सरकार की स्थापना निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु की जाती है। लॉक के अनुसार सरकार भंग हो जाने पर राज्य समाज जो है छिन्न भिन्न नहीं हो सकता। यहाँ अर्थात राज्य का मतलब यहाँ समाज से, जॉन लॉक का संबंध, राज्य का संबंध समाज से है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित विचार किसने दिया कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है? ये क्रैब ने कहा था, यानी सी इसका राइट आंसर हो गया। अब क्रैब ने उसके उल्टा विचार दिया था कि राज्य विधि का नहीं, जो राज्य है वो विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। बहुलवादी विचारक संप्रभुता के परंपरागत प्रतिपादकों के विपरीत कानून को राज्य से स्वतंत्र और उच्च मानते हैं। ऐसे विचारकों में क्रैब जो है, डिग्विट और सर हेनरी मैन का नाम उल्लेखनीय है। क्रैब के मतानुसार कोई नियम कानून के
रूप में इस कारण मान्य नहीं होता कि राज्य ने उसे बनाया है। जैसे चोरी या मानव हत्या इसलिए अपराध नहीं है कि राज्य ने उसे अपने आदेश द्वारा निश्चित किया है, अभी तो इसलिए अपराध है कि समाज की नैतिक बुद्धि उसे अनुचित समझती है। इसी संदर्भ में क्रैब ने कहा है कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। इसी प्रकार के विचार डिग्विट ने भी दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, यह राज्य नहीं जो विधि का सृजन करता है वरन यह विधि है जो राज्य का सृजन करती है। यह किसने कहा था? यह भी क्रैब के द्वारा ही कहा गया था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है, यह निम्नलिखित में से किसका मत है? तो ये लिया डिग्वी ने कहा था कि कानून जो है राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है, लिया डिग्वी के द्वारा। फ्रांसीसी विचारक डिग्वी यानी डिग्विट प्रमुख बहुलवादी विचारक हैं, जहाँ ऑस्टिन जो है एकलवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं, ये बहुलवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं और बहुलवादियों के अनुसार कानून राज्य से स्वतंत्र और उच्च होते हैं। और डिग्विट की मान्यता है कि विधि राजनीतिक संगठन राज्य से स्वतंत्र, उससे श्रेष्ठ और पूर्वकालिक होती हैं। विधि राज्य को सीमित करती है जबकि राज्य विधि को सीमित नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। उपयुक्त जो परिभाषा दी है ये सोलमंड के द्वारा दी गई है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, सोलमंड कानून विधि की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि कानून नियमों का वह समूह है जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है और जिसे राज्य न्याय व्यवस्था के प्रशासन के उपयोग में लाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, यह कारण है? तो इसका कारण कल्याणकारी राज्य का उदय है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, दिदांत का अर्थ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। दिदांत का अर्थ है, दिदांत का अर्थ जो है तनावों का साथल्य से संबंधित हो जाएगा, यानी तनावों का साथल्य। ये वर्ड जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आया था। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, दितांत एक फ्रांसीसी शब्द है, इसका अर्थ है तनाव में कमी या शिथिलता है। दितांत का अर्थ कदापि यह नहीं कि महाशक्तियों के वैचारिक या अन्य प्रकार के मतभेद को समाप्त हो जाएं। दितांत की विशेषता यह है कि दोनों के बीच वैचारिक मतभेद शक्ति संघर्ष की प्रतियोगिता के बावजूद उनमें विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बना रहता है। दितांत शब्द का प्रयोग विशेष रूप से तत्कालीन विश्व की दो महाशक्तियों अर्थात अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव में कमी लाने के संदर्भ में किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राजनीतिक दलों का नहीं है? तो कौन सा? मौलिक सिद्धांतों से असहमति जो है राजनीतिक दलों का नहीं है। संगठन, संवैधानिक पद्धति और राष्ट्रहित, ये तीनों जो है राजनीतिक दलों के तत्व हैं। मौलिक सिद्धांतों में से सहमति ये नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, आप देख सकते हैं किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। लंबी अवधि के लिए संगठन, मूलभूत सिद्धांत तथा नीतियों के बारे में सहमति, संवैधानिक उपायों का प्रयोग और राष्ट्रहित की वृद्धि। एक सबके लिए, सब एक के लिए का सूत्र किसके संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये क्या है? सामूहिक सुरक्षा के लिए, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सबके लिए और सब एक के लिए, यह सूत्र का प्रयोग सामूहिक सुरक्षा के संदर्भ में किया जाता है। सामूहिक सुरक्षा का अभिप्राय यह है कि किसी राष्ट्र द्वारा किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण होगा तो बाकी सब राष्ट्र मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। जैसे एग्जाम्पल आप नाटो से ले सकते हैं। नाटो में सम्मिलित देश, कोई भी सम्मिलित देश अगर उसमें किसी देश के द्वारा भी आक्रमण किया जाता है तो यहाँ माना जाता है कि नाटो एक देश में हमला करने का मतलब नाटो के सभी देशों में हमला किया है और इसका पलटवार नाटो के सभी देश मिलकर करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? तो इसमें तथ्यों के अध्ययन पर बल जो है इसका लक्षण नहीं है। अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता और दार्शनिकता पर बल, ये तीनों राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रभाव की विशेषता नहीं है। तो प्रभाव की विशेषता उसे देखा जा सकता है, ये विशेषता उसकी नहीं है क्योंकि प्रभाव को देखा नहीं जा सकता। उसे देखा नहीं जा सकता, बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसे महसूस किया जा सकता है, उसमें इसमें द्विसंबंध होता है, ये तीनों राइट हैं। यानी प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस की विशेषता है, जिस उसे देखा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन द्विदल पद्धति का एक लाभ नहीं है? तो इसमें निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण, ये इसका भाग नहीं है। बाकी स्थायित्व, पूर्वानुमेय और समाज का मत ठीक ढंग से प्रतिबिंबित होना, ये तीनों ए, बी और डी राइट हो जाएंगे, सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। किसने कहा कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है? ये अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही है पूछ रहा है, तो इसमें बी इसका राइट हो जाएगा। सहायक इकाइयां प्रमुख कार्यकारी की सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे ही हम ऑस्टिन के रूखी पर वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। यह टिप्पणी किसने की है? यह लिकॉक ने कहा था कि जैसे ही हम ऑस्टिन की रूखी
और वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। अर्थात ये लीकॉक जो हैं ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के आलोचक हैं। इन्होंने इसलिए ऑस्टिन के संप्रभुवादी सिद्धांत की आलोचना की है, एकलवादी सिद्धांत की आलोचना की है, जिसमें कहा गया है कि जैसे ही हम ऑस्टिन के सिद्धांत से वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। ये लीकॉक के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, हीगल और ग्रीन सहमत नहीं हैं। तो हीगल और ग्रीन जो है किससे संबंध नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा। राज्य के युद्ध लड़ने के अधिकार में के विषय में और इच्छा को राज्य का आधार मानने के विषय में इसमें सहमत नहीं है। हीगल और ग्रीन जो है राज्य की नैतिक प्रकृति के विषय से सहमत हैं और व्यक्ति द्वारा राज्य के विरोध के विषय में सहमत हैं, यानी दूसरा और चौथा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं युद्ध की आवश्यकता के संबंध में ग्रीन हीगल से सहमत नहीं है। ग्रीन युद्ध को अपूर्ण राज्य का लक्षण मानते हैं, जबकि हीगल जो है सकारात्मक अच्छाई मानते हैं। इन दोनों में यही डिफरेंस है कि हीगल जो है युद्ध को अनिवार्य मानते हैं और ग्रीन युद्ध को अनिवार्य नहीं मानते हैं। हीगल व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार नहीं देता है। हीगल मानता है कि राज्य जो है राज्य ही सब कुछ है और कोई भी व्यक्ति राज्य का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। और वहीं ग्रीन की बात करें, ग्रीन व्यापक सहमति के आधार पर विद्रोह करने का अधिकार देते हैं। हीगल ने नागरिक समाज को देखा है, किसमें देखा है, सार्वत्रिकता के प्रभाव क्षेत्र के रूप में, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीगल ने नागरिक समाज को सार्वत्रिकता के प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखा है। हीगल ने राजनीतिक दर्शन का आधार विश्व आत्मा का विचार दिया है। विश्व में पाई जाने वाली समस्त जड़ और चेतन वस्तुएं इसी विश्वास में निक्षिप्त हुई हैं। विश्व आत्मा का धीरे धीरे विकास होता रहता है। सर्वप्रथम जड़ जगत में इसकी अभिव्यक्ति होती है, फिर परिवार में, समाज जैसी सामाजिक संस्थाओं में इसका प्रकटीकरण होता है, अंत में विश्व आत्मा जो है राज्य के रूप में प्रकट होती है। अर्थात बहुत बार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व आत्मा का विचार किसके द्वारा दिया गया था, तो विश्व आत्मा का विचार जो है हीगल के द्वारा ही दिया गया था। उन्हें राज्य को इसमें प्रमुख रूप से माना है, अर्थात जो कुछ है राज्य है और राज्य के सिवा कुछ भी नहीं है और राज्य ही ईश्वर का प्रतिनिधि है, यह हीगल के द्वारा कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, किसने इस नियम का प्रतिपादन किया है कि कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं। ये नॉर्थ्यूट पार्किंसन ने कहा था। नॉर्थ्यूट पार्किंसन का मानना है कि कर्मचारी जो होते हैं एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं। नॉर्थ्यूट पार्किंसन ने इस नियम का प्रतिपादन किया है कि कर्मचारी ही एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, केसी ह्यूअर द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थापिकाओं के ह्रास का अर्थ क्या है। तो अर्थ इनका दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उनकी स्थिति में उतार, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केसी ह्यूअर ने अपनी पुस्तक ठीक है लेजिस्लेचर्स में एक अध्याय व्यवस्थापिकाओं का पतन तो जोड़ा। इनके अनुसार व्यवस्थापिकाओं के ह्रास का अर्थ है दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उनकी स्थिति में उतार हुआ है। नेतृत्व के सिद्धांत के रूप में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण प्रतिपादित किया था। तो पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण जो प्रतिपादित किया था वो मिलेट द्वारा किया गया था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेतृत्व के सिद्धांत के रूप में पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण का प्रतिपादन मिलेट द्वारा किया गया था। मिलेट के अनुसार नेतृत्व प्राय परिस्थितियों के अनुसार बनता या बिगड़ता है। मिलेट ने नेतृत्व की दो आवश्यकताएं या परिस्थितियां बताई हैं, जिसमें राजनीतिक और संस्थागत परिस्थितियों का वर्णन किया है। हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है, यह किसने कहा था। तो यह मुनरो के द्वारा कहा गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। मुनरो ने कहा था कि हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है, ये मुनरो का मानना था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 50 वर्षों के मतभेद एवं एक दशक की अनिश्चितता के बाद दो पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए हैं, यह किसने कहा था। यह जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा कहा गया था। 50 वर्षों के मतभेद के एवं एक दशक की अनिश्चितता के बाद दो पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए हैं, ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा कहा गया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त कथन जो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने वर्ष 2002 में नाटो संगठन के रोम इटली सम्मेलन में कहा था। इस सम्मेलन में एक नाटो रूस संयुक्त परिषद का निर्माण किया गया, जो रूस और नाटो के मध्य संयुक्त परियोजनाओं सुरक्षा मुद्दों को क्रियान्वित करने का प्रमुख राजनयिक उपकरण है। इसी सम्मेलन में जॉर्ज बुश ने कहा कि 50 वर्षों के मतभेद के एक दशक की अनिश्चितता के बाद दो पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए हैं। ज्ञातव्य है कि नाटो एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करती है। यह कथन किसका, यह हीगल के द्वारा कहा गया था कि युद्ध की स्थिति
राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करती है, अर्थात हीगल युद्ध को उचित ठहराते हैं। हीगल का कथन है कि युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करती है। असंलग्नता को अनैतिक कहा गया है। असंलग्नता को अनैतिक किसने कहा था? तो जॉर्ज फास्टर डलेस के द्वारा कहा गया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व अमेरिकी विदेश सचिव जॉन फोस्टर डलेस द्वारा असंलग्नता को अनैतिक कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है, यह किसने कहा था? यह लॉस्की के द्वारा, हेराल्ड लॉस्की के द्वारा कहा गया था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है, यह कथन लॉस्की का है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र की कौन सी विशेषता बताई है? तो बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र की जो है एक कल्पित समुदाय के रूप में विशेषता बताई है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र को एक कल्पित समुदाय के रूप में वर्णित किया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यह अभिमत की प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और शोषण पर आधारित भौतिक प्रगति समाज को अमानवीकरण की ओर ले जाती है, किस विचारक से संबंधित है? तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है, यानी सी इसका राइट आंसर हो गया। कार्ल मार्क्स का मानना है कि प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और शोषण पर आधारित भौतिक प्रगति समाज को अमानवीकरण की ओर ले जाती है। आप देख सकते हैं कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद की आलोचना सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं की है। मार्क्स के अनुसार प्रतिस्पर्धा पर आधारित पूंजीवादी समाज उस भौतिक प्रगति को बढ़ावा देता है जो संघर्ष एवं शोषण पर आधारित है तथा अमानवीकरण की ओर ले जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, यह कथन किस विचारक का है? तो इतिहास को कुलीन वर्गों का शमशान जो है पेरेटो के द्वारा क्या किया गया था, जो अभिजनवादी सिद्धांत से संबंधित हैं, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पेरेटो अभिजन वर्ग सिद्धांत का प्रवक्ता है। इसके अनुसार अभिजनों में संचरण होता है, कोई भी राजनीतिक अभिजन स्थायी नहीं होता। प्रत्येक समाज में व्यक्ति और अभिजन वर्ग अनवरत रूप से ऊंचे स्तर से नीचे की ओर चलते हैं और नीचे स्तर से ऊंचे स्तर की ओर जाते रहते हैं। पतन कारक तत्वों की संख्या बढ़ती रहती है और दूसरी ओर शासित वर्ग ऊंचे गुणों से संपन्न तत्व उभरते रहते हैं। पेरेटो का कहना है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से समाज का प्रत्येक अभिजन वर्ग अंततः नष्ट हो जाता है और उसके स्थान पर दूसरे लोग आ जाते हैं। इसीलिए पेरेटो ने इतिहास को कुलीन वर्गों का शमशान कहा था। इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, यह कथन किस राजनीतिक विचार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 133 की बात करेंगे तो डी विल्फ्रेड पेरेटो, यानी पेरेटो इसका राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक यथार्थवाद के मुख्य प्रवक्ता के रूप में किस विचारक को जाना जाता है? तो राजनीतिक यथार्थवाद के रूप में मुख्य प्रवक्ता के रूप में मार्गेनथाउ को जाना जाता है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक यथार्थवाद का मुख्य प्रवक्ता जो है मार्गेनथाउ है। अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन में मार्गेनथाउ ने शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु माना है। उसकी दृष्टि में शक्ति राष्ट्रीय हित का प्रतिबिंब है और मार्गेनथाउ ने यथार्थवाद को सैद्धांतिक आधार प्रदान किया है। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे। यथार्थवादी विचार की शास्त्रीय पुस्तक मानी जाने वाली कृति पॉलिटिक्स अमंग नेशन के लेखक हैं। तो पॉलिटिक्स अमंग नेशन जो लिखी थी मार्गेनथाउ हिंस, ये मार्गेनथाउ के द्वारा लिखी गई थी, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुलवाद का समर्थन निम्न में से किस विचारक ने किया है? तो बहुलवाद का समर्थन जो है लास्की, हेरोल्ड लास्की के द्वारा किया गया था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संप्रभुता की अद्वैतवादिता की धारणा के विरुद्ध जिस विचारधारा का उदय हुआ उसे हम राजनीतिक बहुलवाद या बहुसमुदायवाद कहते हैं। बहुलवाद का मत है कि सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं है, यह विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय है और इसे विभाजित किया जाना चाहिए। और गियर्ग, मैटलैंड, फिगिस, डिग्विट, क्रेव और GDH कोल आदि तथा हेरोल्ड लास्की आदि बहुलवाद के प्रमुख विचारक हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इनमें से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हेगल ने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया है। उपरोक्त विकल्प में हेगल जो है बहुलवाद का समर्थन नहीं करता है। राज्य को ईश्वर की असीम सत्ता की श्रेणी में प्रतिष्ठित करते हुए हेगल जैसे आदर्शवादी ने भी कहा है कि राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर की अवधारणा है, यह पृथ्वी पर विद्यमान एक दैवीय विचार है। उन्होंने लिखा है कि राज्य दैवीय इच्छा है जो पृथ्वी पर अपने वास्तविक रूप में प्रकट होती है। शेष अन्य विकल्प बहुलवाद के समर्थक हैं। कर्तव्यों के उचित क्रम का निर्धारण का नाम नागरिकता है। नागरिकता की उपयुक्त परिभाषा किसकी है? तो नागरिकता के बारे में ये परिभाषा जो है विलियम बॉयड के द्वारा दी गई थी, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलियम बॉयड ने नागरिकता की परिभाषा करते हुए कहा है कि कर्तव्यों का उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन का एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है, यह कहा था बेंथम ने कहा था। सभ्य समाज जो है राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करें, इसे देख लेते हैं।
तो कार्ल मार्क्स ने कौन सा दिया था, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। और राम मनोहर लोहिया के द्वारा सप्त क्रांति का सिद्धांत दिया था। जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति यानी संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और मिल की बात करें तो जे.एस. मिल ने उपयोगितावादी सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करा, इसे देख लेते हैं। जे.एस. मिल ने महिला मताधिकार एवं श्रमिक सहकारी संस्थाओं का समर्थन किया था। थॉमस हॉब्स की बात करें, उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थन किया था। और मैकियावेली जो है सीजर बोर्गिया का राज्य शिल्प से संबंधित, और मार्क्स जो है वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से संबंधित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है, यह कथन किसका है। यह लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि शक्ति भ्रष्ट करती है और असीम शक्ति जो असीमित रूप से भ्रष्ट कर देती है। शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है, यह कथन लॉर्ड एक्टन का है। लॉर्ड एक्टन मानते हैं कि शक्ति ही बुराई की जड़ है। कोई राजा या पोप जिसमें शक्ति केंद्रित होती है वहाँ उसका दुरुपयोग करने के लिए प्रेरित होता है। इसी संदर्भ में लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि शक्ति भ्रष्ट करती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से तनाव शैथिल्य का निर्धारक तत्व कौन नहीं है। तो तनाव शैथिल्य जो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे तनाव शैथिल्य ये वर्ड का प्रयोग किया गया था। तो पूछ रहा है कि इसका तत्व कौन सा नहीं है। तो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तन यानी डी इसका संबंध नहीं है। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से सही कथन को चुनिए पूछा गया है। तो राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग है, यानी सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन राजनीतिक संस्कृति का घटक नहीं है। तो राजनीतिक संस्कृति का घटक जो नहीं है वो व्यक्तिपरक हित, ठीक है। राजनीतिक संस्कृति में व्यक्तिपरक हितों की बात नहीं की जाती है, इसलिए इसका ये रॉन्ग हो जाएगा। बाकी अनुभविक विश्वास, मूल्य, अभिरुचियां और प्रभावी अनुक्रियाएं ये तीनों राइट हो जाएंगे। आमंड ने अपने एक निबंध कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स सिस्टम में राजनीतिक संस्कृति शब्द का उल्लेख किया था, यानी राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग सबसे पहले आमंड ने किया था। और राजनीतिक संस्कृति मोटे तौर पर 3 तत्वों का एक समूह होती है, जिसे अनुभविक विश्वास, मूल्य, अभिरुचियां और प्रभावी अनुक्रियाएं के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय है। तो राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय जो है राजनीतिक मूल्य, विश्वास और दृष्टिकोण से है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूल्य, विश्वास और दृष्टिकोण। राजनीतिक संस्कृति एक व्यक्तिपरक मूल्य वर्ग है। इसमें राजनीतिक अनुभूति, भावनाओं, व्यवहार, मूल्य और इस तरह के राजनीतिक विचारधारा के रूप में राजनीतिक मनोविज्ञान के विभिन्न तत्वों, राजनीतिक आदर्शों, विश्वासों तथा सिद्धांतों का मूल्यांकन मापदंड के आधार पर किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, लुसियन पाई द्वारा चिन्हित राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्षण बताए गए हैं। तो लुसियन पाई ने जो राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्षण बताए हैं उसका आंसर है ए राइट आंसर हो जाएगा। समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण, ये उसके द्वारा कहे गए थे। लुसियन पाई ने पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है लुसियन पाई की, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत राजनीतिक विकल्प के 3 लक्षण स्वीकार किए थे उन्होंने। तो इसमें पहला समानता हो जाएगा, दूसरा क्षमता और तीसरा विशिष्टीकरण। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से कौन राजनीतिक व्यवस्था का लक्षण नहीं है बोल रहा है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राजनीतिक व्यवस्था के अंग एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, जबकि राजनीतिक व्यवस्था के अंग जो है एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसमें दिया गया नहीं होते हैं, इसलिए ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। बाकी तीनों राइट हो जाएंगे। राजनीतिक व्यवस्था की सीमा होती है और राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण होता है, राजनीतिक व्यवस्था का वैध वाहिकारी शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया कि राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों की में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों और दिग्विन्यासों का प्रतिदर्श है। तो 49 का आंसर जो है आमंड एवं पावेल के द्वारा कहा गया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आमंड एवं पावेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों और दिग्विन्यासों का प्रतिदर्श है। राजनीतिक संस्कृति को आमंड ने मुख्यतः 2 प्रकार में बांटा है, शुद्ध राजनीतिक संस्कृति और विशुद्ध राजनीतिक संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राजनीति विज्ञान के में दार्शनिक सिद्धांत का प्रमुख उन्नायक है। तो इनमें से कौन राजनीति विज्ञान में दार्शनिक सिद्धांत का उन्नायक है। तो इसका लियो स्ट्रॉस बी राइट आंसर हो जाएगा। 150 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लियो स्ट्रॉस जो है राजनीति विज्ञान में दार्शनिक सिद्धांत के प्रमुख उन्नायक हैं। लियो स्ट्रॉस ने राजनीति सिद्धांत और राजनीति दर्शन में भेद बताया है। इनकी मान्यता है कि ये दोनों राजनीतिक चिंतन के अंग हैं। इनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटनाओं की प्रकृति को उनके सही रूप में जानने का प्रयत्न है तथा राजनीतिक दर्शन से तात्पर्य राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में अभिमत के स्थान पर उनकी प्रकृति के संबंध में ज्ञान की स्थापना करने का प्रयत्न है और राजनीतिक गतिविधियों की प्रकृति और अच्छी राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप को सही रूप में जान लेने का प्रयत्न है। वही अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। राजनीति विज्ञान के ऐतिहासिक दृष्टिकोण के प्रतिपादक जॉर्ज एच सेवाइन ने
सेवाइन हैं तथा इसके समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का प्रतिपादन जो है जॉर्ज E.G. कैटलिन द्वारा किया गया था, जो शक्ति को प्रमुखता देते हैं। अगला क्वेश्चन है गुट तंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुट तंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन रॉबर्ट मिचेल्स के द्वारा किया गया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट मिचेल्स 20वीं शताब्दी के प्रारंभ का जर्मन समाज वैज्ञानिक था। इसे राजनीतिक समाज विज्ञान का अग्रदूत माना जाता है। मॉस्को, पेरेटो तथा मैक्स वेबर के साथ ही इसे विशिष्ट वर्गवाद का प्रवर्तक माना जाता है। और रॉबर्ट मिचेल्स ने अपनी कृति जो पुस्तक लिखी थी पॉलिटिकल पार्टीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, पॉलिटिकल पार्टीज में अपना प्रमुख सिद्धांत गुटतंत्र का लौह नियम प्रस्तुत किया था। मिचेल्स ने मान्यता है कि सभी संगठित समूह, चाहे वे राज्य हो, राजनीतिक दल हो, मजदूर संघ हो, व्यवहार के धरातल पर गुटतंत्र का रूप धारण कर लेते हैं। अर्थात उनमें सारी शक्ति जो है इन गिने नेताओं के हाथों में केंद्रित हो जाती है, चाहे उनका औपचारिक संविधान कैसा भी क्यों न हो। और वहीं पेरेटो की बात करें, पेरेटो की पुस्तक द माइंड एंड सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बुक है जो पेरेटो ने लिखी थी, द माइंड एंड सोसाइटी। इसमें इसने अपना प्रमुख सिद्धांत सर्कुलेशन ऑफ एलिट दिया है पेरेटो के द्वारा। और वहीं मोस्का ने तो अपनी पुस्तक लिखी थी जो रूलिंग क्लास, उसमें स्वतंत्र चुनावों की व्यवस्था की झूठी परिकल्पना कहा है। तो मोस्का कहते हैं कि रूलिंग क्लास में जो स्वतंत्र चुनाव की व्यवस्था को झूठी परिकल्पना इनके द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लवादे में नौकरशाही पनपती है, यह कथन किसका है? ये रैमजे म्योर का कथन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ए इसका राइट आंसर होगा कि मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लवादे में नौकरशाही जो है पनपती है, ये रैमजे म्योर का मानना है। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तटस्थता राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे इस संघर्ष में भाग नहीं लेते और दोनों युद्धरत पक्षों से अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं। यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह लॉरेंस का हो जाएगा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए इसको रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार होता जाता है, यह कथन किसका है? तो उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार होता जाता है, यह नॉर्थकोल्ट पार्किंसन के द्वारा कहा गया था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर हैं, तो मैक्स वेबर कहाँ के हैं? एक जर्मन राजनीतिक विज्ञानी हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर एक जर्मन राजनीतिज्ञ विज्ञानी हैं जिन्होंने राजनीतिक शक्ति की अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें से किसने कहा कि सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है? तो सत्ता को औचित्यपूर्ण किसने माना है? मैक्स वेबर ने ही माना है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकारों का वर्णन किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार नेट में पूछा गया है कि मैक्स वेबर के द्वारा सत्ता के कितने प्रकारों का वर्णन किया गया है। तो इनके द्वारा सत्ता के 3 प्रकारों का वर्णन किया है, जिसमें पहला है परंपरागत सत्ता, दूसरा करिश्माई सत्ता और तीसरा है वैधानिक सत्ता। और वेबर ने इसमें से वैधानिक सत्ता को महत्वपूर्ण माना है और कहते हैं कि सत्ता का एक निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा इनके द्वारा किया गया है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सत्ता के 3 सर्वांगपूर्ण प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर मैक्स वेबर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैक्स वेबर द्वारा परिभाषित सत्ता का प्रकार नहीं है? तो राजनीतिक सत्ता, ये इसका प्रकार नहीं है। कानूनी सत्ता, परंपरागत सत्ता और करिश्माई सत्ता की बात इनके द्वारा की गई है, डी इसका रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मैक्स वेबर, दुर्खीम और पेरेटो को राजनीति शास्त्र के किस उपागम से जोड़ा जाता है? तो इनको समाजशास्त्रीय उपागम से जोड़ा जाता है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से कौन सी अवधारणा मैक्स वेबर ने दिया है? तो मैक्स वेबर ने कौन सी अवधारणा दी है? चमत्कारी नेतृत्व, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नैतिक संप्रभुता की बात इनके द्वारा नहीं की गई थी। संसदीय वर्चस्ववाद की भी बात और लोकतांत्रिक अभिजनवाद की बात इनके द्वारा मैक्स वेबर के द्वारा नहीं की गई थी। मैक्स वेबर ने चमत्कारी नेतृत्व को ही अवधारणा को ही दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मंत्रिपरिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है, यह किसने कहा है? तो ये रैमजे म्योर के द्वारा ही कहा गया था कि मंत्रिपरिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है। आप देख सकते हैं, संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करती है और शासन संचालन का पूरा दायित्व इसी पर होता है। इसी संदर्भ में रैमजे म्योर ने कहा है कि यह जहाज रूपी राज्य को घुमाने वाला चक्र है। और मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व के बारे में मार्ले ने लिखा है कि मंत्रिमंडल सब मंत्री साथ साथ डूबते हैं तथा साथ साथ तैरते हैं। ये मार्ले के द्वारा कहा गया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में आप देख सकते हैं ग्लेडस्टोन को, बेजहोर्ट को और अन्य तथ्यों को भी इसमें रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है, निम्नलिखित में विचारकों में से यह किसका कथन है? ये फ्रांसिस बेकन के द्वारा कहा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में निम्नलिखित में से किस विद्वान का योगदान नहीं है? तो अब्राहम लिंकन का इसमें योगदान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण में, क्योंकि यथार्थवादी जो विचारधारा है उसको फॉलो अब्राहम लिंकन नहीं करते, इसलिए उनका योगदान इसमें नहीं है। बाकी तीनों जो यथार्थवादी विचारक हैं, जॉन कैनन की बात करें, हेंस जे मार्गेंथाउ की बात करें और राइंड नेबूर की बात करें, ये तीनों यथार्थवादी विचारक हैं, इनका अंतर्राष्ट्रीय योगदान राजनीति में यथार्थवादी रूप से योगदान है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये मार्गेंथाउ का है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निरंतर संघर्ष होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है, हेंस जे मार्गेंथाउ के द्वारा कहा गया था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आर्थिक मानव की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो आर्थिक मानव की संकल्पना भी एडम स्मिथ के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक मानव की संकल्पना एडम स्मिथ ने प्रस्तुत की थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जो बुक 1776 में इसकी संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का निर्माता कहा जाता है और आधुनिक बाजारवाद को भी एडम स्मिथ के विचारों को मिली मान्यता के रूप में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है, यह कथन किसका है? जो डनिंग ने कहा था कि प्रत्येक विचारक जो है अपने युग का शिशु होता है, यह डनिंग के द्वारा कहा गया था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर डनिंग ने मैकियावेली के संबंध में यह कहा था कि प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंसवादी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था, यानी मैकियावेली को संबोधित करके ये विचार उनके द्वारा डनिंग के द्वारा दिए गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं है? तो वुड्रो विल्सन, यानी इसमें डी रॉन्ग हो जाएगा, वुड्रो विल्सन नहीं है। जॉर्ज कैनन, हेंस जे मार्गेंथाउ और जॉन हज, ये तीनों यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन है, उपयोगितावाद का संस्थापक किससे माना जाता है? तो उपयोगितावाद का संस्थापक बेंथम को माना जाता है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो, यह कथन किसका है? ये हेनरी मैन के द्वारा कहा गया था कि हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो, अर्थात बेंथम के समर्थक रहे हैं। ये बेंथम के बारे में हेनरी मैन के द्वारा ये विचार दिया गया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बेंथम के अनुसार सुख दुख प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? तो बेंथम ने सुख और दुख का सिद्धांत दिया था, तो उसमें जो है इसके स्रोत 4 स्रोत बताए हैं, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेंथम ने सुख और दुख प्राप्ति के 4 अलग अलग स्रोत बताए हैं जहां से सुख और दुख की सतत आवृत्ति होती है। इन स्रोतों को भौतिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक वर्ग में बांटा जा सकता है। बावजूद इसके सुख एवं दुख दोनों ऐसे प्रमुख कारक हैं जो इन चारों ओर से संबंधित हैं तथा किसी भी नियम को प्रभावित करने का पूरा सामर्थ्य रखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, बेंथम के अनुसार सुख और दुख में अंतर है, तो सुख और दुख में किसका अंतर? इन्होंने मात्रा का अंतर बताया है, इसमें गुणों का नहीं, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेंथम ने अपने उपयोगिता सिद्धांत में सुख और दुख को मानवीय क्रिया का आधार मानते हुए दोनों में मात्रात्मक अंतर माना है। कानून को स्वस्वीकारी और बाध्यकारी बनाने के लिए बेंथम ने यह संकल्पना उचित लगी थी। अगला है, किसने दुख एवं सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका राइट आंसर बेंथम, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो बहुलवाद सिद्धांत का समर्थक हॉब्स नहीं है, बाकी यर्के, मैटलैंड और जीडीएच कोल जो है बहुलवाद का समर्थन करते हैं। हॉब्स इसमें बहुलवादी सिद्धांत को समर्थन नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हॉब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है। तो हॉब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त जो कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है समाज, राज्य एवं सरकार के लिए सामूहिक नाम। जो लेवियाथन में कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग हॉब्स के द्वारा किया गया था, वो समाज, राज्य और सरकार इन तीनों के सामूहिक रूप के लिए किया गया था। आप देख सकते हैं हॉब्स ने अपनी कृति लेवियाथन में कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है, जो समाज, राज्य तथा शासन तीनों का सामूहिक नाम है। हॉब्स ने ज्यामितीय विधि से अपने चिंतन का प्रारंभ प्राकृतिक अवस्था से करता है, जो समाज, राज्य, शासन से विहीन कल्पित युग है। यह अवस्था हर तरफ युद्ध, निरंतर भय, मृत्यु का खतरा है। इस अवस्था के बल पर छल, फोर्स एंड फ्रॉड ही मनुष्य के सद्गुण हैं। इस प्रकार इस अवस्था में व्यक्ति का जीवन एकाकी, अस्वच्छ, बर्बर तथा अल्पकालीन है। इस अवस्था से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति कॉमनवेल्थ यानी समाज, राज्य और शासन की स्थापना करने के लिए अपनी शक्तियों को लेवियाथन को सौंप देता है। लेवियाथन के लेखक हुए तो लेवियाथन किसके द्वारा लिखी गई थी? यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हॉब्स के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें उसने राज्य, समाज और सरकार का वर्णन किया है। अर्थात समाज जो है अपनी सुरक्षा के लिए सभी जो है अधिकार लेवियाथन को सौंप देता है।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक चिंतन ने कहा है कि तलवार के बिना संविधान केवल शब्द हैं और उनमें वह शक्ति ही नहीं कि वे मनुष्यों की सुरक्षा कर सकें। तो ये हॉब्स के द्वारा ही कहा गया था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खेल सिद्धांत से नहीं जुड़े हैं? तो खेल सिद्धांत से ऑर्गेन्स्की नहीं जुड़े हैं, यानी स्नाइडर, हर्चिन्स और सेलिंग तीनों खेल सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आप देख सकते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। खेल सिद्धांत से कौन कौन से विचारक जुड़े हैं? मार्टिन सिविक, कार्ल ड्यूच और ऑस्कर मॉर्गेनस्टर्न, जॉन न्यूमैन, हर्सिन्स और टॉमस सेलिंग के नाम जो है खेल सिद्धांत से संबंधित हैं। हेगल ने सभ्य समाज को देखा है, किस रूप में देखा है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सार्वभौमिकता के साकार के रूप में हेगल सभ्य समाज को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? तो जॉर्ज सोरेल का संघ समाजवाद से संबंध है, हेगल व्यक्तिवाद, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। हेगल का संबंध व्यक्तिवाद से नहीं है। और GDH कोल श्रेणी समाजवाद से संबंध रखते हैं और लास्की बहुलवाद से संबंध रखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग सबसे द्वारा ऑमंड और पावेल के द्वारा किया गया था। इसमें पावेल नहीं दिया गया, तो इसलिए सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑमंड के द्वारा, यानी 1963 में अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक ऑमंड ने राजनीतिक संस्कृति का सबसे पहले प्रयोग किया था। और राजनीतिक संस्कृति का तात्पर्य जो संस्कृति के उन पक्षों से है जो राजनीति को प्रभावित करते हैं। कौन सी सत्ता प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती? तो इसका डी राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रदत्त विधान किया जाता है, तो प्रदत्त विधान जो किया जाता है कार्यपालिका के द्वारा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मूल्य तटस्थता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो मूल्य तटस्थता जो है वो व्यवहारवादियों की विशेषता है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं व्यवहारवादियों ने राजनीति के अध्ययन को परंपरागत उपागम को चुनौती देते हुए विचार रखा कि प्रचलित संस्थाओं में कानूनी औपचारिक पक्षों से ध्यान हटाकर उन व्यक्तियों तथा कार्यकर्ताओं के व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजनीतिक चेतना का अर्थ है, तो राजनीतिक चेतना का अर्थ जो है राज्य के प्रति प्रेम से है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है? तो इसका ए, बहुलवादी इसमें सहमत नहीं है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत की 3 मान्यताओं पर आधारित है, निम्न में से कौन सी एक आधारभूत मान्यता नहीं है पूछ रहा है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को पूरा करने में राजनेता नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो राजनेता होते हैं नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते नहीं है होना चाहिए था यहाँ पे, तो है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना के विकास क्रम को इस प्रकार बताएं। उत्पादन की शक्तियां सबसे पहले आएंगी, उसका उत्पादन के संबंध और कानूनी व राजनीतिक संगठन और अंत में विचारधारा। सामुदायिकतावाद का एक प्रमुख धारा है, तो किसकी है? प्रत्ययवाद की, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सामुदायिकतावाद है वो प्रत्ययवाद की एक प्रमुख विचारधारा है। अगला है, निम्न में कौन सी विचारधारा समर्थन करती है कि तथ्य अनिवार्यता और तकनीकी के पूर्व हैं? तो ये व्यवहारवाद ही करता है कि तथ्य जो है अनिवार्यतः तकनीकी से पूर्व है। आप देख सकते हैं व्यवहारवाद वैज्ञानिक पद्धति पर बल देते हुए मूल्य निक्षेपण उपागम वैल्यू फ्री अप्रोच का समर्थन करता है, और व्यवहारवादी ऐसे किसी कथन को मान्यता नहीं देते जिसकी वैज्ञानिक स्तर पर पुष्टि नहीं की जा सकती। अर्थात व्यवहारवाद जो है सामाजिक स्थिरता पर बल देता है और तो उसने अपना ध्यान तथ्यों के विश्लेषण तक सीमित रखा है। व्यवहारवादी विचारधारा तथ्य को अनिवार्यता तकनीक से पूर्व मानती है। अगला क्वेश्चन है, बहुलवादी वकालत करते हैं, तो बहुलवादी समुदाय की स्वायत्तता की वकालत करते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन इसका रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में उन्नति तब तक संभव नहीं है जब तक मार्गेनथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत प्रभावशाली है। यह कथन किसका है? यह बेनो वॉसरमैन ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में उन्नति तब तक संभव नहीं है जब तक मार्गेनथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत प्रभावशाली है, ये बेनो वॉसरमैन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य है, तो किसका है? अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का, यानी इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण जो है अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का लक्ष्य है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के कॉन्टिनेंटल कांग्रेस द्वारा अंगीकृत अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में सभी मनुष्यों को जन्म से समान घोषित करते हुए जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण के उनके जन्म से प्राप्त अहस्तांतरणीय अधिकार घोषित किए गए हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है, किस देश की शासन व्यवस्था की विशेषता दर्शाता है? तो ये फ्रांस की शासन व्यवस्था को दर्शाता है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जेरीमैंडरिंग की प्रथा किस देश में प्रचलित है? तो जेरीमैंडरिंग की जो प्रथा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेरीमैंडरिंग संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के गठन से संबंधित एक प्रथा है। इस प्रथा का प्रयोग जो है चुनाव में कूटनीति के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व का नारा जो है किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का घोषणा पत्र का नारा स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व था, इसलिए इसका फ्रांस की क्रांति से संबंध है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं वर्ष 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा पत्र का शीर्षक मानव और नागरिक के अधिकारों की घोषणा है और इसका नाम जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? तो बात करेंगे तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जो रूस की न्यायपालिका है स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नियामकीय आयोग का आविर्भाव हुआ था, तो स्वतंत्र नियामकीय जो आयोग का आविर्भाव जो हुआ था अमेरिका में हुआ था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र नियामकीय आयोगों का आविर्भाव संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इन्हें सरकार की शीर्ष विहीन चौथी शाखा के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को स्वतंत्र नियामकीय आयोग की जन्मस्थली माना जा सकता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन की शीर्ष विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं किसे कहा गया है? तो इसका स्वतंत्र नियामकीय आयोग को ही शासन की शीर्ष विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं कहा गया है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से जो है 2 सदस्य चुने जाते हैं, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सीनेट अमेरिका की कांग्रेस यानी संसद का द्वितीय या उच्च सदन है, जिसकी पहली बैठक वर्ष 1789 में हुई थी और अमेरिकी कांग्रेस का निम्न सदन प्रतिनिधि सभा है और जिसमें सदस्य जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं और तदनुरूप सीनेट के सदस्यों की संख्या 100 है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में व्हाइट हाउस संबंधित है। तो अमेरिका में जो व्हाइट हाउस है इसका संबंध राष्ट्रपति से है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाइट हाउस जो है अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। अमेरिका की कांग्रेस के आधिकारिक भवन को कैपिटल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो बिल ऑफ राइट्स को जो है प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया था। इनका पहला डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के संविधान के प्रथम 10 संशोधनों को सामूहिक रूप से बिल ऑफ राइट्स कहते हैं और वर्ष 1791 में इन्हें सामूहिक रूप से अपनाया गया था। अगला है, सैनिक औद्योगिक संकुल किसके द्वारा प्रयुक्त होने के पश्चात व्यापक प्रयोग में लाए जाने लगा? तो ये आइजनहावर के द्वारा लाया गया था। जो अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर थे, सैनिक औद्योगिक संकुल शब्दावली का प्रयोग अमेरिकी राष्ट्रपति जो है आइजनहावर द्वारा वर्ष 1961 में अपनी विदाई समारोह के भाषण में प्रयोग किया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट टॉपिक में आगे करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।